हेलो एवरीवन। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर एनवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स 2019 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे। ये मैं आपको सोल्व इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपका एचटेट का पेपर आ गया है। तो एचटेट के पेपर में आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर जो मैं करवाऊंगी वो हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एम्फेसाइज। देखिए, ये न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1985 की बात कर रहा है। अगर आप इसकी हिस्ट्री सुनोगे ना तो आप देखोगे कि 1980 तक, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है 1956 में, उससे लेकर 1956 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट जो बर्डन है इकोनॉमी का वो अपने ऊपर ले लिया था। पब्लिक सेक्टर के पास चला गया था, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना बर्डन नहीं था। तो ये बर्डन ज़्यादा होने के कारण से तो एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, वो अभी इसमें तो नहीं बात कर सकती, मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। तो इसमें देखिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसी ये बोल रहे हैं कि 85 की आई, तो इन 4 पॉइंट्स में से किसके ऊपर इसने फोकस नहीं डाला। न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ज़रूर करते हैं। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया था या ऐसा नहीं हुआ था उसमें कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को कम कर दिया जाए। यहीं से प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ना स्टार्ट होता और 1956 से घटना स्टार्ट होता है। उसके बाद आप देखिए द सेकेंड स्टेज ऑफ द लव वेरिएबल प्रोपोर्शन। लव वेरिएबल प्रोपोर्शन का आप डायग्राम जानते हो ना, ये टीपी से आप इसको दिखाते हो। टोटल प्रोडक्शन से जो टीपी होता है ये यहाँ तक इंक्रीज करता है एट ए इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद ये इंक्रीज करता है एट ए डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद ये मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद ये गिरता है। जब ये इंक्रीज करता है एट ए इंक्रीजिंग रेट, इसी सेम पॉइंट पर अगर आप एमपी की बात करोगे तो वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। उसके बाद ये यहाँ पर मैक्सिमम है तो ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये गिरता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। अगर आप एवरेज प्रोडक्शन की बात करते हो तो एवरेज प्रोडक्शन यहाँ जाकर जो है मैक्सिमम होता है। फर्स्ट स्टेज वहाँ तक होती है जहाँ तक आपका एवरेज प्रोडक्शन जहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो सेकंड स्टेज आपकी ये पूछ रहे हैं आपसे, सेकंड स्टेज क्या दिखा रही है, क्या इंक्रीजिंग रिटर्न्स को दिखा रही है? नहीं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स सिर्फ यहाँ पर ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करते तो हम कॉन्स्टेंट होते, लेकिन ये इसके बाद नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स को शो करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसलिए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद ये आपसे बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ द एलपीजी, कि कौन सी इनमें से 4 पॉइंट दिए गए हैं, कौन सी इनकी क्रिटिसिज्म नहीं है, आलोचना नहीं है। बाकी सभी आलोचना है लेकिन एक आलोचना नहीं है। कि लॉस ऑफ इकोनॉमिक, हाँ बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो सोवरेनिटी है उसका हमें लॉस हुआ बाहर का इन्वेस्टमेंट आने से। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो निगलेक्ट हुआ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के कंपैरिजन में, ये भी एक इसकी आलोचना है। हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन ये इसकी आलोचना नहीं है, अच्छी बात है कि ग्रोइंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, जब तक आपका कंपटीशन नहीं होता ना, वो वहाँ तक, जब तक आपका कंपटीशन नहीं होगा तब तक आप एक तरीके से स्थिर हो जाओगे, आप काम ही नहीं करोगे अच्छे से। तो कंपटीशन होना जरूरी है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ना कि नेगेटिव। उसके बाद है कि निम्न में से किसकी मदद से अभावग्रस्तता की मूलभूत आर्थिक समस्या की व्याख्या की जा सकती है। तो करे कि उत्पादन संभावना वक्र पढ़ते हो ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, तो इससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब उसके बाद है कि मूल्य नेतृत्व यानी कि प्राइस लीडर के अंतर्गत प्राइस और रिटर्न्स जो भी मतलब प्रतिफल होगा निर्धारण अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली का एक महत्वपूर्ण गुण है। अब आपको क्या करना है, अब आपको परफेक्ट कंपटीशन क्या है, क्या इसकी विशेषता है, कैसे यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन होता है, क्या इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, ऐसे ही जो आपकी एकाधिकारीवादी प्रतिस्पर्धा है, नेट कंपटीशन है, नेट परफेक्ट कंपटीशन, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद है कि द फोर्थ राउंड ऑफ ट्रेड निगोशिएशन अंडर द WTO। अभी सारे के सारे जो इसके राउंड हुए थे वो सारे WTO के बारे में आपको करके जाना है। WTO से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मैंने पिछली बार भी WTO ये जितने भी मतलब इंस्टीट्यूशन से सारे करवाए हुए हैं, तो ये सारे राउंड वहाँ से आप कर लेना। तो ये है फोर्थ राउंड है, उसका दोहा राउंड है। उसके बाद आता है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, यानी कि वो कितना पे करना चाहता है और एक्चुअल में क्या कितना पे करता है। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयड लेबर एंड रिक्वायर्ड लेबर इज कॉल्ड, यानी कि जितने लोग काम कर रहे हैं और जितनों की आवश्यकता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनका डिफरेंस को इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट।
नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, अब राजीव कुमार नहीं हैं, ठीक है ना, जो इसके अध्यक्ष हैं, एक सेकेंड, देखिए जो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे, तो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राजीव कुमार को रिप्लेस करके कौन आए हैं, डॉक्टर सुमन बेरी। उसके बाद इसके सीईओ हैं सुब्रह्मण्यम, और अध्यक्ष वही प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो ये याद रखना। और नीति आयोग कब आया था, जनवरी 1, 2015 को। ये बॉटम अप अप्रोच है। इसके हब्स हैं, टीम इंडिया हब्स है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, और एक ये एडवाइजरी बॉडी है। तो कुछ इसकी चीज़ें आपको याद करके जानी है। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप की। और लिक्विडिटी ट्रैप की जब आप बात करोगे तो लिक्विडिटी ट्रैप का आपको डायग्राम से ही इसको मतलब आप निकाल पाओगे। तो देखिए, जब लिक्विडिटी ट्रैप आप बनाते हो तो यहाँ पर आप लेते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर लेते हो डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी। और ये इस तरीके से ये यहाँ से ऐसे आता है, और ये डायग्राम यहाँ पर जाकर बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब होता है कि लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, या डिमांड फॉर मनी लो या लिक्विडिटी प्रेफरेंस लो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो वो करे कि डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर जो डिमांड फॉर मनी है ना, या लिक्विडिटी प्रेफरेंस करो, क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। तो आपको ये करना पड़ेगा जब आप करोगे केन्स की रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन या डिमांड फॉर मनी की जो थ्योरी है, वो एक ही बात है, जिसमें बॉन्ड्स प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो यानी बॉन्ड्स प्राइस का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी है। देखिए, जो फाइंड द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में, आप इसको लगा लेना बढ़ते क्रम में। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर SDI में आप इंडिया की रैंक, क्योंकि अभी तक 2022 का ही आया है, वही आपको करना, 2021-22 वाला है, तो 191 कंट्री हैं, जिसमें से 132 इंडिया की है, ठीक है, ये याद रखोगे। वैल्यू कितनी है हमारी, वैल्यू के अगर अकॉर्डिंग देखोगे तो ये है 0.663, ठीक है। हम लोएस्ट में नहीं आते, मिडिल उसमें आते हैं। उसके बाद अगर वैसे इसको कंट्री वाइज देखोगे तो नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 है नॉर्वे, और नंबर 3 है आइसलैंड, ठीक है, इतना बहुत रहेगा। एशिया रीजन की अगर आप बात करते हो, सबसे ऊपर है सिंगापुर, फिर जापान। अगर हम अपने पड़ोसी देश के, यहाँ पर तो पड़ोसी देश की पूछेगा ना, तो पाकिस्तान की अगर अब मैं बताऊँ तो पाकिस्तान की है 161, सीक्वेंस देख लेते हैं। उसके बाद इंडिया की आपको पता ही चल गया 132 है, और उसके बाद आता है चाइना की है 79, चाइना की 79। तो ऐसे ही होगा ना कि फाइंड द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 की ये बात कर रहे। तो बढ़ता क्रम का मतलब क्या है कि आप ये बोलोगे कि घटता क्रम है, यही बढ़ता क्रम है, क्योंकि जितना इसकी साइड जाओगे उतना अच्छा होगा, और जितना 161 162 इसकी साइड जाओगे उतना ही गलत होगा। तो सबसे ज़्यादा जो घटिया है वो पाकिस्तान की है, फिर इंडिया की है, फिर चाइना की है। वैसे आप लिख लेना यहाँ पर कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका है 73 प्लेस पर, और चाइना है 79 पर, बांग्लादेश है 129 पर, और भूटान है 127 पर। ये हमारे से ऊपर हैं सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे से नीचे कौन है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की है 161, और नेपाल की है 143। इसको कौन जारी करता है, UNDP। कब ये स्टार्ट हुआ था, तो इस सारी चीज़ों का ज्ञान आपको पता होना चाहिए। फिलिप्स कर्व की बात करते हैं। फिलिप्स कर्व आप सभी जानते हैं, ये कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और मनी वेज के बीच में रिलेशन को दिखाता है, और फिलिप्स ने इसको दिया था। अब एक किंग डिमांड कर्व की बात करते हैं। कहते हैं कि किंग डिमांड कर्व एंड ओलिगोपोली के अंदर आता है, ठीक है। पोल्सवीजी ने इसको दिया है। तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी इस तरीके का आप बनाते हैं ना, किंग वाला ये वाला पोर्शन, तो करें कि इलास्टिसिटी इन द अपर पोर्शन बट इन इलास्टिक, वो करें कि ऊपर वाला हिस्सा हमारा इलास्टिक होता है, नीचे वाला हमारा लेस इलास्टिक होता है, ठीक है ना। ये बात बोली इन्होंने कि इलास्टिक इन अपर पोर्शन बट इन इलास्टिक इन द लोअर पोर्शन। तो ये चैप्टर आप पढ़ के जाना।
उसके बाद आता है किसी देश पर अधिरोपित अतिरिक्त शुल्क, वो करें कि यदि कोई भी मतलब एक्स्ट्रा शुल्क लगा दिया जाए जिसे उसको सब्सिडी, निर्यात सब्सिडी के द्वारा निर्यात मूल्य घटाया गया हुआ, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसकी अगर कॉस्ट देखो तो वो आई है 50 रुपये, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने सब्सिडी देकर उसकी कॉस्ट कम कर दी है 30 रुपीज़ तक, तो इस तरीके के जो एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगेगी। अब ये सारे टैक्स, एक्सपोर्ट शुल्क क्या होता है, काउंटर वैलिंग क्या होती है, जो प्राइस के अकॉर्डिंग लगता है वो क्या होता है, ये सारे आपको करके जाने हैं। विच ये आईटी जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, एमए की बुक वहाँ से मिलेंगे आपको। विच ग्राफिकल मेथड यूज मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये आएगा लो रेंज करो, अब ओजाई करो क्या, इंडिफरेंस करो क्या, ऑफर करो क्या, ये भी आपको साथ में ही करना है। अब उसके बाद है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डील करती है, ठीक है, इनकम के साथ डील करती है, जर्नल थ्योरी ऑफ प्राइस के साथ, लेकिन ये वेलफेयर आप माइक्रो में करते हो। द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, वो करेंगे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव कंट्रोल, अब देखो आरबीआई के आप करोगे, इसके अंदर आरबीआई के जितने भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो सारे चीज़ें आपको करके जानी है कि इसके कौन से क्वालिटेटिव मेजर, कौन से क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में सारे वही आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव में जितने भी रेट्स वाले हैं। तो अब वो करें कि यहाँ पर इन्होंने पूछा कि सिलेक्टिव कंट्रोल कौन कौन से, इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक द रेगुलेट एडवांसिंग, तो ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, वेरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है कि देखिए, जितना भी जैसे कोई भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की कीमत हम मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी है, अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ तो इसकी अगर मान लिया जाए वो 1 लाख रुपए आपको लोन दे, तो कितना डिफरेंस हो गया कि 3 का ना, 5 में से अगर एक गया तो 4 का डिफरेंस हो गया। यदि वो आपके पास पब्लिक के पास पैसा बढ़ाना चाहता है तो ये लोन का बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है, ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ये एक तरीके से इनका डिफरेंस कम होता जाएगा, यदि वो घटाना चाहता है तो ये घटता चला जाएगा। टू रिस्ट्रिक्टिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई क्या करता है, जो कैश रिजर्व रेशो है जब उसको इन्फ्लेशन को कम करना होता है तो इसको बढ़ा देता है, ठीक है, जितनी भी रेट होती है सभी को बढ़ा देता है। एज पाई डायग्राम की बात करें, एक सर्कुलर डायग्राम, द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होगी है, तो पाई डायग्राम क्या है ये आपको करना। नेशनल सैंपल सर्वे की बात करें, NSSO, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, 1950 में, तो इसकी डिटेल आपको पढ़नी है। उसके बाद है कि हम एक व्यक्ति को मतलब तब तक मतलब बेटर नहीं कर सकते जब तक दूसरे को वर्स ऑफ नहीं करेंगे, तो ये पेरेटो ने बात बोली है, माइक्रोसी क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि निम्न में कौन सा कार्यक्रम उच्च शिक्षा को सुदृढ़ उसमें सुधार करने के लिए आरंभ किया गया था, तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन अभियान जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एजम्पशन ऑफ हैबरलर, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से, ठीक है, तो इसके अंदर ये ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कम्प्लीटली फ्री, यानी कि दो देशों के बीच जो ट्रेड होगा वो फ्री होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, सही बात है। तो एक फैक्टर मोबाइल है, फैक्टर आर ई मोबाइल, यानी कि एक देश से दूसरे देश में आपके साधन मूव नहीं कर सकते, बट अपने फैक्टर आर ई मोबाइल, हाँ फैक्टर आर कम्प्लीटली एक देश विद इन कंट्री के अंदर जा सकते आ सकते, लेकिन आउट ऑफ कंट्री वो नहीं जा सकते, लेकिन ये वाली चीज़ इसमें ठीक नहीं, प्राइस ऑफ फिक्स कमोडिटी इक्वल टू ए फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, ये गलत है यहाँ पर। बाकी सारी उसकी एजम्पशन इन्होंने नहीं पूछा। इन विच मॉडल ऑफ डियोपोली, तो वह करें कि कौन सा डियोपोली का ऐसा मॉडल है जो मानकर चलता है कि वो जो दूसरी फर्म है अपने प्राइस में चेंज नहीं करेगी, तो ये बर्ट्रेंड मॉडल है। और एजवर्थ मॉडल ऐसा जो आउटपुट को कांस्टेंट मानता है। चाइना इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब स्टार्ट किए थे, 1978 में, आपको पता होना चाहिए चाइना ने कब स्टार्ट किए, पाकिस्तान ने कब स्टार्ट किए, इंडिया ने कब स्टार्ट किए, तो सारी चीज़ें और किस किस चीज़ में की। अब उसके बाद है कि प्रतिवर्ष यानी कि 3% की अगर वार्षिक वृद्धि होती है टिकाऊ वस्तुओं वार्षिक वृद्धि की कीमतों में टिकाऊ वृद्धि को, यानी कि 3 साल तक लगातार 3% ही बढ़ते रहते हैं प्राइस, तो इसको बोलते हैं हम मंद मुद्रास्फीति। तो आपको जब इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कौन सी किस तरीके का कितना रेट दिया गया, किसी में 10% है, 20% है, 100%, तो सारी आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वाज नॉट इंट्रोड्यूस एज द पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब देखिए इनमें कौन सा 1991 से यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी से कई क्वेश्चन आ लिए।
तो ये करें कि इसमें कौन सा पार्ट नहीं था, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो बिल्कुल फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करने की बात की गई थी, लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था, उसी टाइम पर डेप्रिशिएशन किया गया था, लेकिन इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया गया था। उसके बाद है कि एन इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू एन इंजेक्शन ऑफ फ्रेश परचेजिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन ए पब्लिक एक्सपेंडिचर नोन एज द पंप प्राइमिंग का काम करेगा। जब वहाँ पर इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू किसके कारण से, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया उसके कारण से जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट ने वहाँ पर एक तरीके से पंप प्राइम का काम किया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मेजर वाज नॉट इंट्रोड्यूस एज ए पेयर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, अच्छा ये तो वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिपीट है। उत्पादन के प्रत्येक चरण में, वह करें कि प्रोडक्शन का प्रत्येक चरण में सामग्री प्रतिफल और आधान के मूल्य। ये सामग्री प्रतिफल का क्या मतलब है, ये करे हैं कि जैसे कि मतलब भाई कोई एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लिया जाए कोई भी एक क्या बताऊँ मैं, जैसे कि मान लिया जाए कि वृक्ष है, ठीक है, उसको हमने लिया, मान लेते हैं कि 100 रुपये में, ठीक। उसके बाद उससे हमने चेयर बनाई, वो चेयर हमने बेची 1000 रुपीज़ में, तो जो 900 है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वैल्यू एडिशन। अब ये मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 2-4 आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब स्टेब्लिश किया गया था, किया गया था 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। जो सेबी है इसके जो अध्यक्ष हैं वो है माधवीपुरी बुच, ये पहली फर्स्ट महिला है, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, यानी कि गैर वैधानिक थी। और स्टैट्यूटरी बॉडी अगर आपसे पूछे ना, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी को कब बनाया गया था, तो तुम बताओगे 1992 में, ठीक। फिर उसके बाद आता है एनएससी, ठीक है। ये एनएससी का जो है ये जाएगा आपका सेकेंड वाला बी जाएगा 4 के साथ 1993 में, ठीक है। इर्डा के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, सेबी के बारे में, इर्डा के बारे में, ये आप नहीं छोड़ कर जाओगे। इर्डा का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। ग्रामीण क्षेत्रों तक बीमा की पहुँचे तो एक समर्पित वितरण चैनल है ये, ठीक है। और इसको स्टेब्लिश किया गया था, इर्डा को कब स्टेब्लिश किया गया था, 1999 में। उसके बाद आता है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये CCI वाला, ये आपका आया था 2002 में, ठीक है। इसको 2002 के साथ इसको मैच करोगे। ये सांविधिक निकाय है, और से जो राघवन कमेटी थी, एक राघवन कमेटी, जिन्होंने कहा था कि MRTP एक्ट जो था ना, MRTP एक्ट को ख़त्म करो और इस एक्ट को लेकर आओ। MRTP एक्ट कब आया था, 1969 में। उसके बाद है द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये भी इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है। तो इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड ना, ये डिमांड साइड हो जाएगा सारा, ये सारा डिमांड साइड हो जाएगा। एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। आगे देखते हैं इंक्रीज इन वेज, कॉस्ट कब बढ़ेगी किसी भी प्रोड्यूसर की, जब उसको वेज ज़्यादा देने पड़े। वो पहले किसी चीज़ पर 5% प्रॉफिट रखता था, वो 7% बढ़ा दे, एंड टैक्सेज, तो इनके कारण से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट पुश साइड है। अंडर ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक, ठीक है ना, क्योंकि आप देखते हो ना मोनोपोली में ऐसा होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये ऐसे होते हैं, फ्लैट टाइप के होते हैं, तो इसलिए इलास्टिक होती है। मैच करना है यहाँ पर आपको, मैच के अंदर देखो बी होलियन, ओलिन, ये आपकी IT की थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि क्या है ये फैक्टर एंडाउमेंट्स थ्योरी, जिस देश के पास जो फैक्टर ज़्यादा है उसी का यूज करो, उसी से उत्पादन करो, ये इसके अंदर आता है। दूसरा है इमिनियल ने क्या दिया है, अनइक्वल एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। ये तो ये बस इतना याद कर लेना। और जो C है, डेविड रिकार्डो ने कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी है, और पोजनर ने दिया है ये इमिटेशन गैप थ्योरी। तो ये कुछ उसके बाद है इन डिफरेंस करो एनालिसिस एक कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम व्हेन इज बजट लाइन इज। आप सभी जानते हो कि ये हमारी बजट लाइन होती है और ये हमारा, आपको अच्छे से बजट लाइन क्या है, इन डिफरेंस करो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सारी करनी है आपने। एक टेंजेंट टू द इंडिफरेंस करो, तो ये यहाँ पर ये टेंजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, इंडिफरेंस करो।
सेंट्रल बैंक को कब स्टेब्लिश किया गया था? 1935 में। तो आरबीआई के बारे में सारा सब कुछ, इसकी क्या मॉनेटरी पॉलिसी, क्या रेपो रेट है, क्या रिवर्स रेपो रेट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ ये क्वेश्चन करने से नहीं होगा, इन क्वेश्चन करवाने का मतलब इनके आसपास के सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो करें कि एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ, यानी कि दोनों हैं, फ्री मार्केट भी है और गवर्नमेंट भी है, तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों काम कर रही हैं। इन द 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो करें 3 सेक्टर, हाँ हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, ठीक है, और गवर्नमेंट है। तो वो करें 3 सेक्टर में यदि एक्सपेंडिचर किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो वो इंजेक्शन का काम करेगा, लीकेज का होता है जो इनकम को घटा दे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड द डिस्पोजेबल इनकम, जब नेशनल इनकम वाला चैप्टर करोगे तो प्राइवेट इनकम क्या, पर्सनल इनकम क्या, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो सारी आपको पता होना चाहिए। तो करें किसको इंक्लूड नहीं करते? सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड होती है, कॉर्पोरेट डिविडेंड्स होता है, ट्रांसफर पेमेंट होती है, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स को घटाकर ही तो डिस्पोजेबल खर्च करने योग्य आय मिलेगी, तो ये ऐड नहीं होता। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, इन समस्या को समाधान करने के लिए क्या होती है एक तरीके से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसको मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना, ये सप्लाई है डिमांड है, तो ये मूल्य प्रणाली ही मार्केट मैकेनिज्म है। विच मेथड हेल्प्स इन ए पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, विच मेथड हेल्प इन द पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी। तो अगर जब गवर्नमेंट से उधार लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जब मनी की सप्लाई को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं, इनको अच्छे से करके जाना। इफ ए डिमांड करो इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो वो करेंगे जब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ऐसा डिमांड करो तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हर पॉइंट पर इक्वल टू 1 आएगी आपकी। निम्न में से क्या भुगतान संतुलन को सही करने का उपाय नहीं है? डीवैल्यू करके, डायरेक्ट कंट्रोल से, जो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है, आईटी से क्वेश्चन पूछागा, तो ये करेगी जो एक्सटर्नल कॉस्ट है ना, इससे हम बीओपी को ठीक नहीं कर सकते। द हेल्थ इंश्योरेंस कवर, वो करें कि आयुष्मान वाला जो कार्ड बनता है वो कितने तक का बीमा कवर करता है? 5 लाख तक का। द फर्स्ट पेज ऑफ नेशनलाइजेशन, देखिए बैंकों के नेशनलाइजेशन की बात की गई है, मैंने कंप्लीट करवाया हुआ मनी एंड बैंकिंग वाला, तो वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 1969 में, उसके बाद 1980 में हुआ था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू केंज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इफेक्टिव डिमांड से, वो बात करता है ना कि ये एग्रीगेट सप्लाई होती है, ये एग्रीगेट डिमांड होती है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी वो इफेक्टिव डिमांड कहलाएगी। तो करें रोजगार को आप बढ़ा सकते हो इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करके। इसको कर लेना तुम कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में एकल विनिमय दर बनाए रखने के लिए मुद्राओं के विदेशी विनिमय दरों में अंतर को दूर करने के लिए अंतरपणन देखना ये क्या होता है। और हाँ, यहाँ से डीवैल्यू कर क्या होता है, एजिंग क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या इंक्लूड हो, यानी कि मनी की सप्लाई का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर जगह आएगा। तो करें कि इसके अंदर सम ऑफ करेंसी हेल्ड बाई, जितनी भी पब्लिक के पास करेंसी और कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स हैं सबको मिलाकर हमारी हाई पावर्ड मनी बनेगी, जिसको हम बेस मनी के नाम से भी जानते हैं। विच इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द स्टडिंग ट्रेन टाइम सीरीज एनालिसिस। तो करें कि इसके लिए मूविंग एवरेज फ्री हैंड मेथड जो है वो सबसे अच्छा सिंपल मेथड है। द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, आप जानते हो कि केंज ने इस कंसेप्ट को दिया है। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एक्सप्रेशन द रेशो बिटवीन चेंज इन, द कंसेप्ट मल्टीप्लायर का कैसे निकालते हो कि इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम, ऐसे लिखते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम, ये के कहलाता है, मल्टीप्लायर कहलाता है। और उसके बाद आता है कि 1991 के जो सुधार थे उन 1991 के आर्थिक सुधारों का सकारात्मक प्रभाव नहीं था, ये था सकारात्मक, ठीक है ना, ये भी सकारात्मक था, ये भी सकारात्मक था। ये जो कंज्यूमरिज्म पैदा हुआ ना कि बस कंज्यूम करना, चीज़ों को देख देख कर भाई ये कंज्यूम करें हम भी कंज्यूम करेंगे, इस तरीके का ये नेगेटिव जाता है कि बस और तो कुछ काम है ही नहीं भाई, हमारे यहाँ पर उपभोक्तावाद ज़्यादा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना स्टार्टेड विद द रिफॉर्म्स इन, वो करेंगे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में स्टार्ट किए वो कहाँ पर किए थे? एग्रीकल्चर के अंदर किए थे। द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ, अब कौन, अब भी यही हैं, शक्तिकांत दास जी हैं, और उस टाइम पर भी जिस टाइम पर ये पेपर हुआ था यही थे, शक्तिकांत दास, हाँ वही है। द थ्योरी ऑफ अवेलेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड प्रोपाउंडेड बाय, ये क्रेविश ने दी है। व्हेन द डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये करें कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, डिमांड इलास्टिसिटी एंड एक्सपोर्ट और इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट आर लेस देन
द सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, तो करें कि ये सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट और सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट से कम है, ठीक है, लेस देन है। तो इससे डीवैल्यूएशन अगर करोगे, करेंसी की वैल्यू को अगर घटाओगे तो इसका आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 होते ना, ये आईटी की जो क्लास है ना वहाँ से देखना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एडवर्स इम्पैक्ट कैसे होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कम अंडर द प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स आता है, कॉरपोरेट टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, एक्साइज टैक्स नहीं आता, ये रिग्रेसिव के अंदर आता है। अच्छा, यदि सभी कारकों को उनके सीमांत उत्पादों के बराबर प्रोत्साहन दिया जाए तो कुल उत्पादों का एंड वो करेंगे, जो टोटल प्रोडक्शन जो खत्म होगा उसको क्या कहेंगे हम, ये वृद्धि कारक समस्या होगी, ठीक है, जोखिम प्रकार ये कुछ नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है कि ऐसी पेमेंट होती है जिसके बदले में ना आज आपको कुछ करना ना फ्यूचर में कुछ करना, ठीक है। तो ये इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। न्यू कंप्यूटर खरीदोगे, ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। सैलरी पेड, ये भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता, बुढ़ापा पेंशन मिलती, तो सारे हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर आते हैं। तो नेशनल इनकम से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेशनल इनकम वाले चैप्टर को ये एचटेट भी पीजीटी लेवल का, एनवीएस भी पीजीटी लेवल का, तो इनको अच्छे से करके जाना। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज आप कर दीजिए। थैंक यू।